सीरीज की शुरुआत में हमें बुक स्टोर का एक मालिक जॉय गोल्डबर्ग नजर आता है और उसकी मुलाकात उसी के बुक स्टोर में एक राइटर से होती है जिस लड़की का नाम बैक होता है। और ये सीरीज काफी ज्यादा रोमांटिक लगती है, लेकिन धीरे धीरे ये सीरीज अपना असली रंग दिखाना शुरू करती है और फिर जॉय बैक के बारे में इंटरनेट पर हर चीज पता लगा लेता है और वो उस पर नजर रखने लगता है और उसे ये चीज पता चल जाता है कि बैक भी कोई सीधी सादी लड़की नहीं है, जिसमें बैक भी अपनी पर्सनल लाइफ से काफी ज्यादा परेशान होती है और उसके कई सारे दोस्त भी होते हैं और वो अपने सारे दोस्तों के साथ एक क्लब में उन्हें कविता सुनाती है जो कि उन्हें पसंद नहीं आती और वो कविता वहां पर जॉय भी छुप कर सुनता है और फिर बैक वहां से काफी ज्यादा परेशान होकर नशे में घर जाने निकलती है और वो एक पटरी पर गिर पड़ती है और तब उसे जॉय बचा लेता है और फिर दोनों घर पर आते हैं जिसमें जॉय बैक का फोन भी चुरा लेता है और इस चीज से वो पूरी तरह से उसकी जासूसी करने लगता है, जिसमें बैक के नए फोन से होने वाली हर हरकत जॉय पुराने फोन में iCloud से देख लेता था। और जॉय को ये भी पता चलता है कि बैक रात को उसके बॉयफ्रेंड बेंजी के साथ रहती है। अगले दिन बैक जॉय के बुक स्टोर में उसे थैंक्स बोलने आती है क्योंकि जॉय ने उसे बचाया था और तब जॉय उसे उसके साथ बाहर चलने के लिए पूछता है जिसमें बैक मान जाती है और फिर जॉय बेंजी को अपने स्टोर में बुलाता है और वो उसके सर पर हथौड़ा मारकर उसे बेहोश कर देता है और अपने बुक स्टोर में बनाए हुए एक प्लेक्सीग्लास बुक वॉल्ट में वो उसे कैद कर देता है। और फिर बेंजी के साथ आगे क्या करना इस बारे में जॉय को कुछ नहीं पता होता और बेंजी एक ड्रग एडिक्ट होता है और तब जॉय उसे ड्रग्स देकर बैक की पसंद जानने लगता है। दूसरी तरफ बैक अपने एक प्रोफेसर से लिखने में मदद लेती है, लेकिन वो प्रोफेसर बैक का फायदा उठाने चाहता है और तब वो इस चीज के लिए मना करती है और प्रोफेसर उसे उसकी असिस्टेंट की जॉब से निकाल देता है, जिसमें जॉय से मिलकर इस बारे में बैक बात करती है और तब जॉय को उस प्रोफेसर पर गुस्सा आता है, लेकिन वो बैक को ही उसे सबक सिखाने कहता है। और फिर एक पार्टी में बैक जॉय को उसके दोस्तों से मिलवाती है और वहां पर बीच को जॉय काफी ज्यादा रहस्यमय लगता है। अगले दिन बैक जाकर प्रोफेसर को सेक्सुअल हरासमेंट केस करने की धमकी देती है, जिसमें दूसरी लड़कियों की भी ये काफी सारी कंप्लेंट्स उसने ढूंढ ली होती है और तब प्रोफेसर बैक को एक नई जगह पर काम पर लगवा देता है। दूसरी तरफ बेंजी अपना एक वीडियो जॉय को दिखाता है जिसमें उसने एक लड़के की जान ले ली थी और इसी दौरान जॉय बेंजी को कॉफी में पीनट ऑयल मिलाकर देता है, जिसमें इस चीज के एलर्जिक रिएक्शन से बेंजी वहीं पर मारा जाता है और अब जॉय को बेंजी की लाश को भी ठिकाने लगाना होता है। दूसरी तरफ बैक की मुलाकात ब्लिथ से होती है जो कि बैक की तरह ही राइटर होती है और वो उसी के साथ एक लाइब्रेरी में काम करती है और इसी दौरान जॉय भी बैक को उससे प्यार करवाने का ट्राई करता है, जिसमें एक दिन क्लब में जॉय को पता चलता है कि बैक अभी भी दूसरे लड़कों के साथ संबंध बनाती है जिससे वो बेंजी को भूल सके और अभी भी जॉय उसके लिए श्योर नहीं है, ये वो अपने दोस्तों को बताती है। और इसी दौरान जॉय से बैक अपने ड्रग एडिक्ट पिता के बारे में बात करती है और दोनों करीब आने वाले ही होते हैं और वहीं पर पीच आ जाती है और उसे हॉस्पिटल में तबीयत खराब होने की वजह से जाना होता है और उसके जाने के बाद जॉय बेंजी की लाश को जंगल में जला देता है और इसी दौरान बैक का भी उसे फोन आता है और वो रात को जॉय को घर पर बुलाती है और तब जॉय रात को उसके घर पर जाता है और दोनों पहली बार सेक्स करते हैं, लेकिन इसी दौरान जॉय 4 सेकंड में ही सब खत्म कर देता है और अपना भाई विकी कौशल का भी रिकॉर्ड तोड़ देता है। अगले दिन बैक इस बारे में अपने दोस्तों को बताती है जिसमें जॉय उसे खुश नहीं कर पाया होता और ये चीजें जॉय बैक के पुराने फोन से पढ़ता है और फिर उसे एक कैप्टन नाम के आदमी के बारे में पता चलता है जो कि बैक के साथ वीकेंड पर घूमने जाने वाला होता है और इसके लिए बैक अपने सभी दोस्तों से भी झूठ बोलती है और तब वीकेंड पर जॉय दोनों को एक होटल के बाहर देखता है जिसमें वो काफी बुढ़ा होता है और असल में वो बैक का बाप एडवर्ड होता है, जिसमें जॉय को बैक ने पहले उसके पिता मर चुके ऐसा कहा था और जॉय भी बैक की तरह शहर से बाहर है, ये चीज पीच को उसकी बुक स्टोर में जाकर पता चलती है और जॉय को भी पीच के बारे में पता चलता है और तब वो खुद से जाकर बैक से मिलता है और फिर वो उसके पूरे परिवार से मिलता है जिसमें वो लोग साथ में रात को डिनर लेने वाले होते हैं
और वहां पर बातें करते वक्त बैक अपनी स्टेप मॉम नैन्सी पर काफी ज्यादा भड़क जाती है। और इसी दौरान जॉय को यह भी पता चलता है कि बैक के पिता ने असल में ड्रग ओवरडोज के बाद बैक को छोड़ दिया था और अब वो उसके एडिक्शन से बाहर आ चुके हैं। और इसी वजह से बैक और एडवर्ड बात करते हैं, जिसमें बैक अपने पिता से दूर होने का डिसाइड पहले ही कर चुकी होती है। और फिर बैक जॉय के घर पर आकर वो लोग फिर से सेक्स करते हैं, जिसमें इस बार जॉय बैक को पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर देता है। और इसी दौरान पीच को जॉय काफी अजीब लगता है और वो उस पर शक करती रहती है। और बैक का ध्यान जॉय से हटाने के लिए पीच बैक की मुलाकात हैरी नाम के एक फेमस ऑथर एजेंट से करवाती है, जो कि कुछ ही दिनों में बैक के साथ सेक्स करना चाहता है। और तब बैक उसे रोकती है और वहाँ हैरी पीच उसे घटिया बुलाती है ये चीज बोलकर निकल जाता है। और तब बैक आकर पीच को काफी ज्यादा खरा खोटा सुनाती है और तब पीच पहले सुसाइड करने का नाटक करती है और ये चीज जॉय समझ जाता है और तब वो उसका लैपटॉप चुरा लेता है। और उससे जॉय को पता चलता है कि पीच भी बैक से प्यार करती है और इसी वजह से जॉय को अब उससे दूर करना चाहती है। और फिर पीच एक दिन मॉर्निंग वॉक के लिए सेंट्रल पार्क में होती है और तब जॉय उसका पीछा करके उसे एक पत्थर से मारकर निकल जाता है। और फिर जॉय घर पर आता है और तब उसे पता चलता है कि उसका पड़ोसी पाको ने अपनी माँ को उसके बॉयफ्रेंड रॉन से बचाने के लिए ड्रग्स दे दिया है। और तब जॉय रॉन को बचा लेता है, लेकिन ये रॉन ऐसा फरामोश निकलता है और वो जॉय को काफी ज्यादा मारता है। और फिर जॉय को पता चलता है कि पीच जिंदा रह गई है और तब वो इस चीज से डर जाता है। और फिर पीच पूरा टाइम बैक से बात करती रहती है, जिसमें वो उसी के घर पर रहती है और वहाँ उसे जॉय के खिलाफ भड़काती रहती है। और जॉय भी बैक को बताता है कि पीच उससे प्यार करती है और इसलिए वो उसे कहीं दूर नहीं जाने देना चाहती। और तब बैक उसकी बात नहीं सुनती और फिर एक दिन जॉय उसका पीछा करता है, जिसमें पीच बैक को लेकर उनके ग्रीनविच वाले घर पर आती है, जिसमें वहां पर जाते वक्त जॉय के सर पर चोट लगती है और उसे वहां पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कैंडिस नजर आती रहती है। और उस घर पर पीच ने बैक के पुराने दोस्त राज को बुलाया होता है और रात को वो लोग एंजॉय करते हैं, जिसमें पीच वहां पर बैक और राज के साथ थ्रीसम करना चाहती है और वो उन लोगों को मनाने में लगती है। लेकिन तब बैक वहां से निकल जाती है और वो जॉय से बात करने लगती है। अगले दिन सुबह बैक पीच से बात करती है, जिसमें वो उससे नाराज होकर वहां से चली जाती है। और इसी दौरान पीच को उसके घर पर जॉय मिल जाता है और वो उसे मारने जाती है और उसे पता होता है कि जॉय उसका पीछा करता है और उसी ने उसे मारने की कोशिश की है और ये वो सबको बताने वाली होती है। और तब दोनों में लड़ाई होती है, जिसमें जॉय पीच को मार देता है। और फिर जॉय घर पर पीच के कंप्यूटर पर एक सुसाइड नोट लिखता है और इस चीज के चलते सभी लोग मान जाते हैं कि पीच ने खुदकुशी की है। और फिर जॉय और बैक का रिश्ता सुधरने लगता है, जिसमें जॉय को किसी चीज की कमी लगती है और वो भी बैक के थेरापिस्ट डॉक्टर निकी से मिलता है, जिसमें वो खुद के झूठे नाम से मिलता है और वहाँ वो बैक के साथ के उसके रिलेशनशिप पर डिस्कस करता है। दूसरी तरफ बैक पीच की मौत से धीरे धीरे डॉक्टर निकी की मदद से उभर रही होती है और इसी दौरान उसका मूड काफी ज्यादा बदलता है और वो सबसे काफी बुरा व्यवहार करती है। और तब जॉय उसका पीछा करने लगता है और एक दिन बैक जॉय को पकड़ लेती है और तब जॉय को लगता है कि बैक का अफेयर डॉक्टर निकी के साथ चल रहा है और ये सुनकर बैक जॉय से ब्रेकअप कर लेती है। और फिर एक दिन जॉय डॉक्टर निकी के क्लिनिक में आकर उसके कंप्यूटर पर उसके बैक के साथ के सारे थेरेपी सेशंस सुन लेता है और तब उसे पता चलता है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था। और तब जॉय बैक को उसके बिना ही आगे बढ़ने देने का डिसाइड करता है और इस चीज से दोनों बात करते और दोनों खुशी खुशी अलग हो जाते हैं। 3 महीनों के बाद जॉय कैरन नाम की एक लड़की को डेट कर रहा होता है। दूसरी तरफ बैक ने अपनी दोस्त पीच पर एक बुक लिखी होती है, जो कि काफी ज्यादा हिट हो जाती है और इसी दौरान बैक को जॉय की याद आती रहती है और दोनों एक दिन एक जगह पर मिलते हैं, जिसमें दोनों फिर से बात करने लग जाते हैं और इसी दौरान दोनों डॉक्टर निकी से भी मिलते ही रहते हैं, जिसमें बैक को लगता है कि कैरन जॉय के लिए सही नहीं है और जॉय डॉक्टर निकी के सामने उससे अलग अलग नामों से कैरन और बैक को कंपेयर करता रहता है।
और फिर एक मुलाकात के दौरान बैक और जॉय फिर से करीब आ जाते हैं और दोनों सेक्स करते हैं। और इसी दौरान बैक बताती है कि जॉय हमेशा से उसके लिए परफेक्ट था और वो हर बार गलत लड़का चूज करती है। और ये सुनकर जॉय खुश होता है और फिर जॉय कैरन से ब्रेकअप कर लेता है और वो बैक के पास आकर उसे बताता है कि वो उसी से प्यार करता है और तब दोनों फिर से एक हो जाते हैं। और इसी दौरान कैरन भी एक दिन आकर बैक से मिलती है और वो उसे बताती है कि जॉय अपने पास्ट के बारे में काफी चीजें छुपाता है। और फिर एक दिन जॉय बैक को बताता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कैंडिस ने उसे एलिजा नाम के एक लड़के के साथ चीट किया था, जिसमें ये चीज उसने अपनी आंखों से देखी थी। और इसी दौरान एलिजा की ब्रिज से गिरने से मौत हो चुकी थी। और तब बैक को कैंडिस के बारे में जानना होता है क्योंकि जॉय उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। और तब बैक इस बारे में खुद से पता लगाती है, जिसमें उसकी मुलाकात जॉय और कैंडिस की एक दोस्त से होती है और वो बताती है कि उनके ब्रेकअप के बाद कैंडिस गायब ही हो चुकी थी। और तब बैक इन चीजों से परेशान होने लगती है और वो इस बारे में जॉय से पूछती है। और तब जॉय उसे पूरी चीज अपने हिसाब से समझाता है, जिसमें वो बताता है कि कैंडिस उसे चीट करने के बाद उसे छोड़कर पेरिस चली गई थी। और फिर जॉय बैक को उसके पिता के जैसे मिस्टर मुनी से मिलाता है और उसका बुक स्टोर असल में मिस्टर मुनी का ही होता है और उन्होंने ही सभी चीजें जॉय को सिखाई होती है। और कुछ दिनों के बाद जॉय को पता चलता है कि बैक और डॉक्टर निकी का अफेयर असल में उनके रिलेशनशिप के वक्त पर चल रहा था और वो तब सही सोच रहा था, लेकिन अब बैक जॉय से सच्चा प्यार करती है ये वो बताती है और तब जॉय उसे माफ कर देता है। और फिर एक दिन पाको से बैक को घर के बाथरूम में एक सीक्रेट जगह के होने के बारे में पता चलता है और तब बैक जॉय के घर के बाथरूम की सीक्रेट प्लेस देखती है और उसे वहां पर बेंजी और पीच का फोन मिलता है और वहां के दूसरे सामान से वो समझ जाती है कि जॉय ने ही उन दोनों को मारा है और उनका सारा सामान जॉय ने वहीं पर रखा होता है। और ये जानकर बैक डर जाती है और ये चीज जॉय भी घर पर आकर समझ जाता है कि बैक को सभी चीजें पता है और वो उसे पकड़कर बुक स्टोर के वॉल्ट में कैद कर देता है। कुछ दिनों के बाद जॉय को बैक की दूसरी दोस्त अनिका और लिन से पता चलता है कि पीच के घर वालों ने पीच के खूनी को ढूंढने के लिए एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया है और वॉल्ट में बैक अपनी जिंदगी के बारे में लिखने लगती है, जिसमें वो जॉय के बारे में डॉक्टर निकी के नाम से सभी चीजें लिखती है और ये चीज वो जॉय को भी बताती है, जिसमें सारे मर्डर्स का इल्जाम वो डॉक्टर निकी पर डालती है। और फिर जॉय को एक दिन पता चलता है कि उसके पड़ोसी रॉन ने पाको की मां क्लाउडिया को मार मारकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया है और तब जॉय पाको को बचाते वक्त रॉन को मार देता है। और फिर जॉय आकर बैक को बेंजी और पीच को उसने क्यों मारा ये समझाने की कोशिश करता है, जिसमें उसके साथ मुनी ने बचपन में चाइल्ड एब्यूज किया था ये चीज भी पता चलती है। और इस चीज का फायदा उठाकर बैक जॉय को अपनी बातों में फंसाने लगती है और एक दिन वो आजाद होकर वॉल्ट से जॉय को वॉल्ट में ही कैद कर देती है। और बैक को लगता है कि जॉय ने ऊपर का दरवाजा खुला रखा होगा और तब वो ऊपर आती है, जिसमें उसे पाको मिलता है और पाको भाई पूरी अपनी ईमानदारी जॉय के लिए बताता है और वहां से निकल जाता है। और तब बैक वहां से नीचे आती है और तब तक जॉय वॉल्ट से बाहर आता है और वो बैक को वहीं पर मार देता है। और फिर 4 महीनों के बाद जॉय बैक की लिखी हुई कहानी से डॉक्टर निकी को जॉय के किए हुए सारे मर्डर्स में फंसा देता है और इसी वजह से उसे जेल भी होती है। और इसी दौरान क्लाउडिया और पाको भी कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाते हैं। और फिर एक दिन जॉय के बुक स्टोर में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कैंडिस आ जाती है और उनकी कहानी अभी भी अधूरी है ये कैंडिस बताती है। और इसी के साथ ये सीरीज की शुरुआत पिछले सीजन के एंड से होती है, जिसमें जॉय को कैंडिस मिलती है और वो उसे उसका पूरा बदला लेगी ये बताती है। और इस चीज से जॉय डरकर न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस शिफ्ट हो जाता है और वहां पर वो अपना नाम बदलकर विल रख लेता है और फिर इसी नाम से वो एक अपार्टमेंट में घर लेता है और एनावरिन नाम की एक ग्लोसरी स्टोर में वो लाइब्रेरियन का काम भी करता है। और वहीं पर उसे एक दिन लव क्वीन नाम की एक लड़की मिलती है जो कि एनावरिन स्टोर्स के किचन में काम करती है और दोनों में दोस्ती होती है। और फिर जॉय शहर में नया आया होता है और इसी दौरान उसकी दोस्ती उसी के अपार्टमेंट की 15 साल की एक लड़की एली से भी होती है जो कि हमारी वेडनेसडे एडम्स है।
और फिर एली जॉय को सोशल मीडिया यूज करना सिखाती है, जिसमें जॉय ये चीजें धीरे धीरे सीखता है। और एक दिन लव और जॉय शहर में खाना खाने के लिए बाहर घूमते हैं और लव उसे पूरा शहर दिखाती है। और इसी दौरान जॉय को लव काफी ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि वो एक परफेक्ट लड़की होती है। और एक दिन एक अनजान आदमी जॉय से मिलता है और वो असल में विल से मिलने वाला होता है। और जॉय ने असल में विल नाम के एक आदमी की आइडेंटिटी चुराई थी और उसे जॉय ने उस वॉल्ट में बंद कर दिया था, जो कि उसने एक जगह पर भाड़े से लिए हुए स्टोरेज में बनाया था। और फिर जॉय को याद आता है कि उसने एक बार लव को देखा था और उसे उससे प्यार हो गया था, और इसी वजह से उसने लव के घर के पास भी घर लिया। साथ ही लव के एनावरिन में काम करने की वजह से ही जॉय ने वहां पर काम करना शुरू किया था। और फिर जॉय पहली बार लॉस एंजलिस में आया था, ये चीज याद करता है, जिसमें वो विल नाम के लड़के से मिला था, जो कि लोगों को नई आइडेंटिटीज देता है। और तब जॉय विल को ही मारता है और उसे वॉल्ट में बंद करके उसकी आइडेंटिटी चुरा लेता है। और फिर प्रेजेंट में जॉय लव के साथ दिखता है, जिसमें वो उसे किस करती है। लेकिन इस चीज के साथ जॉय को बैक की याद आती है, जिसमें वो उसे हर बार वो लव के साथ होती है तब दिखती है। कुछ दिनों के बाद जॉय से मिलने के लिए विल का दोस्त जैस्पर आता है और फिर वो जॉय की पिंकी फिंगर्स काट लेता है, क्योंकि विल को उसे $50,000 देने बाकी थे। और जॉय की मुलाकात लव के 3 दोस्तों से होती है, जिसमें लूसी की गर्लफ्रेंड सनराइज और गैब होते हैं। और उनसे मिलना जॉय को पसंद नहीं आया, ये लव समझ जाती है। लेकिन जॉय फिर से लव के लिए उनसे दोस्ती करना चाहता है, ये बताता है। और फिर जॉय जैस्पर को स्टोर में लाता है और उसे वहीं पर मार देता है, और वहां पर उसे बैक भी नजर आती है। और तब जॉय उससे माफी मांगता है और फिर जॉय अपनी उंगली को फिर से अपने हाथों से जोड़ देता है। और अब जॉय को जैस्पर की लाश को ठिकाने लगाना होता है, और तब वो उसे एनावरिन में लाता है और वहां पर ग्रिंडर में डालकर उसका पूरी तरह से नामो निशान मिटा देता है। और इसी दौरान जॉय की मुलाकात एली की बड़ी बहन डिलाइला से होती है, जो कि एक रिपोर्टर होती है। और वो उसे बताती है कि हेंडरसन नाम का एक कॉमेडियन ने 17 साल की उम्र में उसके साथ रेप किया था। और फिर जॉय अभी भी लव के सामने अपने प्यार को साबित ही कर रहा होता है, और इसलिए वो लव के ट्विंस ब्रदर 40 से भी दोस्ती करता है, जो कि काफी ज्यादा मूडी होता है। और वो एक राइटर और डायरेक्टर बनना चाहता है, जिसमें वो फिलहाल एनावरी का काम संभालता है। कुछ दिनों के बाद जॉय और लव साथ में होते हैं, और वहाँ लव 40 को उसके करियर को थोड़ा सा सीरियस लेने कहती है। और इसी दौरान जॉय भी एली को हेंडरसन के साथ घूमते हुए देखता है, और तब वो उसे एक मॉन्स्टर से बचाने की कसम खा लेता है। और इसलिए अपना भाई जॉय एली के फोन में स्पाई सॉफ्टवेयर डाल देता है, और वो उसके सारे मैसेजेस पढ़ता है, जिसमें एली हेंडरसन से बात करती है। और फिर एक दिन जॉय अपनी स्टाइल से हेंडरसन के घर पर चला जाता है, जिसमें वहां पर पार्टी चल रही होती है। और तभी वहां पर 40 हेंडरसन को अपना नया आइडिया सुनाता है, लेकिन वो काफी नशे में होता है। और वहाँ हेंडरसन 40 को काफी प्यार से संभालता है, जिसमें जॉय को वो काफी शरीफ लगता है। और तब जॉय 40 को उसके घर पर लाता है, और वहाँ पर उसे लव भी मिलती है। और फिर दोनों वहाँ पर सेक्स करते हैं, जिसमें इस बार लव जॉय को थोड़ी सी अजीब लगती है। और फिर जॉय विल को देखता है, जिसमें वो अभी भी ठीक होता है। और तब जॉय हेंडरसन से चुराया हुआ लैपटॉप देखता है, जो कि जॉय ने उसके घर से चुराया था, लेकिन उसे उसमें भी कुछ नहीं मिलता। और इसी दौरान 40 जॉय को हेंडरसन के घर पर उसने एक सीक्रेट रूम गलत कामों के लिए बनाया है, ये बताता है। और अब धीरे धीरे जॉय और लव का प्यार बढ़ रहा होता है, और इसी दौरान लव अपने भाई 40 का काफी ज्यादा ख्याल रखती है, ये चीज जॉय को पता चलती है। और जॉय भी काफी ज्यादा मेहनत करके लव के दोस्तों का भी दिल जीत लेता है। और फिर वॉल्ट में विल जॉय की मदद करता है, जिससे वो हेंडरसन के घर पर उसके सीक्रेट रूम में पहुंचता है। और वहां पर उसे कई सारी लड़कियों की बेहोशी में निकाले हुए फोटोज काफी बुरी हालत में मिलते हैं, जिसमें डेलाइला का भी फोटोज होते हैं। और तब जॉय उन्हें लेता है और उन्हें जाकर डेलाइला के घर पर रख देता है, जिससे वो हेंडरसन का पर्दाफाश कर सके। और इसी दौरान एली को भी अपने फोन में स्पाई ऐप होने के बारे में पता चलता है, और तब वो उसे बंद कर देती है, और वो हेंडरसन के घर पर उससे मिलने जाती है।
और वहाँ जॉय दूसरे रूम से हैंडरसन को एली के ग्लास में ड्रग्स मिलाते हुए देख लेता है और तब जॉय उसके ग्लास में भी वो ड्रग्स डाल देता है और उसे पीकर दोनों बेहोश हो जाते हैं। और तब जॉय हैंडरसन को उसके कमरे में लाकर उसे सच कबूल करने कहता है और तब हैंडरसन उसे मारने जाता है और इसी दौरान वो सीढ़ियों से गिरकर मारा जाता है। और इस चीज में विल ने जॉय की मदद की होती है और इसलिए जॉय विल को छोड़ देता है, जिसमें विल कभी भी इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा ये वादा करता है। और इसी दौरान लव और 40 शहर के बाहर एक फिल्म फेस्टिवल में होते हैं, जिसमें 40 की मुलाकात वहां पर एमी नाम की लड़की से होती है जो कि असल में कैंडी सी होती है। और अब लव और जॉय का प्यार और भी ज्यादा बढ़ चुका होता है। और तब एक दिन लव के माता पिता के एनिवर्सरी के एक फंक्शन के दौरान 40 वहां पर कैंडिस के साथ आता है और कैंडिस ने 40 को अपने प्यार में फंसा लिया होता है। असल में कैंडिस ने हैंडरसन के घर पर उसकी पार्टी में जॉय को वीडियो में देख लिया था और इसलिए वो जॉय के लिए वहां पर आई होती है। और फिर कैंडिस को याद आता है कि उसने जॉय के साथ ब्रेकअप किया था और तब जॉय ने उसे वॉल्ट में बंद कर दिया था, जिसमें उसने कैंडिस को मार दिया ऐसा उसे लगता है और इसलिए वो उसे जंगल में काटने गया था। लेकिन कैंडिस जंगल में जिंदा थी और वो वहां से निकल चुकी थी और तब कैंडिस जॉय से बदला लेने आई थी। और इसी दौरान जॉय को भी पता चलता है कि लव के फैमिली में भी काफी ज्यादा सीरियस इश्यूज हैं और 40 और लव उसकी माँ को पसंद नहीं करते। और लव जॉय को बताती है कि 40 के साथ बचपन में किसी ने चाइल्ड एब्यूज किया था और तब जॉय लव को बताता है कि वो उससे प्यार करता है, जिसमें वो दोनों करीब आते हैं। और इसी दौरान कैंडिस जॉय को काफी ज्यादा धमकाती है और जॉय को ये भी पता चलता है कि कैंडिस ने 40 को बैक की बुक पर स्टोरी लिखकर मूवी बनाने के लिए मना लिया है। और इसी दौरान पुलिस को भी हैंडरसन की मौत पर शक होता है और उन्हें लगता है कि ये एक मर्डर केस है। और फिर सभी लोग मिलकर हैंडरसन के फ्यूनरल को अरेंज करते हैं और तभी लव को उसके पुराने हस्बैंड की याद आती है। और इसी दौरान लव को कैंडिस के एक झूठ के बारे में पता चलता है और तब वो उसके पीछे एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर लगा देती है। और फिर एक दिन कैंडिस जॉय के घर पर घुसती है और तब उसे वहां पर लव मिलती है, जिसमें उसे वहां कैंडिस के आने के बारे में पता होता है। और तब कैंडिस उसे अपनी आइडेंटिटी और सभी चीजें बता देती है और वो जॉय का सारा सच बताती है। और तब लव आकर जॉय से मिलती है, जिसमें वो बताता है कि वो यहाँ पर कैंडिस से परेशान होकर ही आया है, जिसमें वो जो भी बोल रही है सभी चीजें झूठी है। और तब लव उससे ब्रेकअप कर लेती है, लेकिन 40 से अच्छी दोस्ती होने के कारण जॉय को उसकी जॉब से हाथ नहीं धोना पड़ता। और इसी दौरान जॉय को एक दिन डेलाइला मिलती है, जिसमें वो हैंडरसन के बुरे कामों को सभी के सामने नहीं ला पाई होती और इसी वजह से वो काफी परेशान होती है। और वहां पर जॉय और डेलाइला दोनों करीब आते और सेक्स करते हैं। और फिर जॉय से ब्रेकअप के बाद लव भी मिलो नाम के एक लड़के के साथ करीब आती है, जो कि उसके पुराने पति का बेस्ट फ्रेंड होता है। और तब जॉय भी एक डेटिंग ऐप से कई सारी लड़कियों से मिलता है, लेकिन उसे उनमें से कोई भी पसंद नहीं आती। और तब जॉय मिलो का पीछा करने लगता है और इसी दौरान उसे एक दिन गैप मिलता है और वो जॉय को एक स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाता है। और फिर डेलाइला आकर जॉय को थैंक्स बोलती है, जिसमें जॉय ने ही उसे हैंडरसन के बारे में एक आर्टिकल लिखने का आइडिया दिया था। और तब दोनों एक जगह पर आकर ड्रिंक लेते और रोड पर सेक्स करने लगते और इसी वजह से दोनों को पुलिस पकड़ लेती है और जेल भेज देती है। और तब ऑफिसर फिंचर उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता और तब 40 जॉय की मदद करता है और दोनों को जेल से निकलवाता है। दूसरी तरफ लव और मिलो के रिलेशनशिप में मिलो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन लव इस चीज के लिए तैयार नहीं होती और इसी दौरान 40 और मिलो के बीच में झगड़ा हो जाता है और तब लव इस चीज से काफी ज्यादा भड़क जाती है। और फिर फिंचर को भी जॉय पर शक होता है और वो इस बारे में डेलाइला को बताता है। और तब डेलाइला जॉय के घर में घुसती है और वहां पर उसे एक स्टोरेज यूनिट की कीज मिलती है और तब वो उस जगह पर जाकर वॉल्ट को देखती है और उसकी तस्वीर निकालती है। लेकिन जॉय भी वहां पर आ जाता है, जिसमें उसने अपने कैमरा में डेलाइला को देख लिया था और वो उसे वॉल्ट में बंद कर देता है। और जॉय बताता है कि अब लव भी उससे अलग हो चुकी है और वो 24 घंटे में ही शहर को छोड़ने वाला है और तब वो उसे आजाद कर देगा ये बताता है।
लेकिन उसी दिन पर फोर्टी जॉय को किडनैप करके एक होटल रूम में बंद कर देता है, जिसमें फोर्टी को उसकी स्क्रिप्ट पूरी करनी होती है। और वहाँ पर एली भी होती है जो कि उनकी मदद करने आई होती है। और जॉय को वहाँ से आज़ाद होना होता है और इसलिए वो फोर्टी की मदद करने में लग जाता है और वो दोनों स्क्रिप्ट पर काम करते हैं। और तब एली को उनका काम पसंद नहीं आता और वो पूरी कहानी फिर से लिखवाती है और इस चीज़ से फोर्टी भड़क जाता है और वो वहाँ से भागता है। और तब जॉय भी उसका पीछा करके एक बार में आता है और वहाँ फोर्टी जॉय को ड्रग्स देता है जिससे वो और भी अच्छा लिख सके। और जॉय शहर छोड़कर जा रहा होता है और इसलिए उसने लव के लिए एक लेटर भी लिखा था जो कि लव को मिलता है और वो पढ़ लेती है। और फिर जॉय होश में रहने की कोशिश करता है और तब वहाँ फोर्टी पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर चुका होता है और वो भी ड्रग्स के चलते नशे में बेहोश हो जाता है। और इसी दौरान जॉय को लव मिलती है जो कि उसे वहीं पर रहने के लिए मना लेती है। और फिर इसी दौरान जॉय को फोर्टी बताता है कि उसने उसकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली है, लेकिन उसने उस स्क्रिप्ट में बदलाव किए हैं, जिसमें बैक की बुक से इंस्पायर होकर उसने ये बदलाव किया है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड ने ही सभी लोगों को मारा है। साथ ही जॉय को फोर्टी भी बता देता है कि बचपन में फोर्टी ने अपनी एक गर्लफ्रेंड को अपने हाथों से मार दिया था। अगले दिन सुबह जॉय उठता है जिसमें वो डेलाइला को देखने जाता है जो कि वॉल्ट में ही मर चुकी होती है। और तब जॉय पिछली रात की सभी चीजों को याद करता है जिसमें उसने डेलाइला को मारा हो ये चीज उसे याद नहीं आती और उसे विल पर शक होता है, लेकिन वो मनीला नाम के शहर में उसकी गर्लफ्रेंड के साथ होता है और तब वो समझ जाता है कि वो इतनी जल्दी यहाँ पर नहीं आ सकता। और तब जॉय को कैल्विन से पता चलता है कि वो एना वरीन को रात में गया था जिसमें फोर्टी को कुछ ग्लोसरीज चाहिए थी। और फिर जॉय को फोर्टी ने डेलाइला से मिलने छोड़ा था और फिर फोर्टी ने कैंडिस को कॉल लगाया था जिसमें वो दोनों काफी ज्यादा झगड़ा कर रहे थे। और इसी दौरान वीडियो कॉल में कैंडिस ने जॉय को भी देख लिया था और इसलिए वो वहां पर पहुंचती है और कैंडिस को जॉय वहां पर डेलाइला की लाश के साथ दिखता है। और तब कैंडिस जॉय को वॉल्ट में कैद कर देती है और फिर वो लव को उसकी सच्चाई प्रूव करने के लिए वहां पर लाती है, जिसमें कैंडिस बताती है कि जॉय काफी ज्यादा खतरनाक आदमी है। और ये चीज लव भी आकर देखती है और वो सब समझ जाती है। और तब वहाँ जॉय बताता है कि उसने डेलाइला को रात को नशे में मारा है और वो इस चीज के लिए माफी मांगता है और फिर वो कैंडिस से भी माफी मांगता है। और तब लव वहां पर कैंडिस को मार देती है और वो जॉय से सच्चा प्यार करती है ये बताती है। और तब जॉय भी लव को अपने जैसा ही समझकर डर जाता है, जिसमें लव बताती है कि उसने जॉय के बारे में हर चीज पहले ही पता लगा ली थी और इसी वजह से उसे जॉय से प्यार हुआ था और उसी ने फोर्टी की गर्लफ्रेंड को बचपन में मारा था, साथ ही उसने डेलाइला को भी मारा है। और तब वहाँ जॉय समझ जाता है कि लव भी उसी की तरह है। और तब वहाँ लव बताती है कि अब वो साथ में रहकर अपने परिवार को बना सकते हैं, जिसमें वो लोग फोर्टी को भी अपने साथ ही रखेंगे। और इसी दौरान एली हैंडरसन के घर पर उसकी मौत के दौरान थी ये चीज ऑफिसर्स को पता चलती है। और तब लव वहां पर एली को अपने फैमिली लॉयर्स से बचाकर उस केस को बंद करवा देती है और वहां पर डेलाइला की मौत को सुसाइड घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि उसने हैंडरसन के बारे में जो भी लिखा था उस चीज से काफी ज्यादा लोग उससे नाराज थे और इसलिए वो मारी गई। और इसी दौरान जॉय भी लव को मारने जाता है और तब लव उसे बताती है कि वो जॉय के बच्चे की माँ बनने वाली है और तब वो अपने परिवार को पूरा करने के लिए लव को छोड़ देता है। और फिर वो लोग लूसी और सनराइज की शादी में आते हैं, जिसमें जॉय अब हमेशा लव के साथ रहने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ फोर्टी को पता चल जाता है कि जॉय ने ही बेक को मारा है और तब वो जॉय से लव को बचाना चाहता है। और जॉय को इसी दौरान एली भी मिलती है और तब वो उसे डेलाइला के बारे में चीजें पूरी तरह से नहीं बता पाता, लेकिन वो उसे शहर छोड़ देने कहता है, जिसमें वो वहां से चली जाती है। और फिर स्टोर में फोर्टी जॉय को मारने जाता है और वहीं पर ऑफिसर फिंचर आकर फोर्टी को मार देता है। और फिर लव अपने फैमिली कनेक्शन से इस केस को बंद करवा देती है, जिसमें फोर्टी को हैंडरसन और कैंडिस दोनों की मौत के लिए जिम्मेदार बता दिया जाता है। और फिर लव और जॉय एक नए शहर में एक नए घर में आते हैं,
जिसमें जॉय अपने परिवार को पूरा करने वाला होता है, साथ ही वो अपनी पुरानी स्टाइल में अपनी नई पड़ोसन के प्यार में गिरता है और इसी के साथ सीजन 2 यहीं पर खत्म होता है। सीरीज की शुरुआत में जॉय और लव अपने बेटे हेनरी के पैदा होने से काफी खुश होते हैं और दोनों अपना रिलेशनशिप बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन इसी दौरान जॉय अपने बेटे से जुड़ नहीं पाता और वो अपने नई पड़ोसन नेटली एंगलर से काफी ज्यादा अटैच हो जाता है। और असल में नेटली को देखकर जॉय क्या मैं भी बावला हो गया था। और नेटली एक रियल एस्टेट एजेंट होती है और वो काफी ज्यादा अमीर टेक जीनियस मैथ्यू एगलर की पत्नी होती है। और फिर लव मैड्रेलिंडा नाम की उस जगह पर अमीर लोगों से दोस्ती करने लगती है, जिसमें उसकी दोस्ती वहाँ की लोकल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शेरी से होती है। और फिर एक दिन नेटली को जॉय के उस पर इंटरेस्ट होने के बारे में पता चलता है और वो उसे अपने घर पर वाइन पीने बुलाती है और दोनों वहाँ पर किस करते हैं। लेकिन जॉय वहाँ पर इस बार लव को याद करके डर जाता है और वो वापस अपने घर पर आकर कई महीनों के बाद लव के साथ सेक्स करता है। अगली रात वो दोनों शेरी के वहाँ पर पार्टी में जाते हैं, जिसमें लव को वहाँ पर उसके परिवार के बारे में, साथ ही 40 के बारे में बात करते हुए सभी लोग मिलते हैं। और फिर लव को जॉय के उसके नेटली के पसंद करने के बारे में पता चलता है, जिसमें जॉय मना करता है। और लव को नेटली और जॉय के बारे में नेटली के सामान को जॉय के बॉक्स से मिलने पर पता चलता है। और तब लव नेटली को उसकी एक खाली दुकान में बुलाती है, जिसमें वहां पर वो बेकरी खोलना चाहती है और वहां पर लव नेटली को मार देती है। और फिर वो जॉय को इस बारे में बताती है, जिसमें वो दोनों साथ में कपल थेरेपी लेना शुरू करते हैं और दोनों मिलकर नेटली की बॉडी को पास के एक जंगल में दफनाने का डिसाइड करते हैं। साथ ही उसके गायब होने के बारे में वो लोग अफवाह फैलाना शुरू करते हैं। और फिर एक दिन लव को थियो नाम का एक कॉलेज स्टूडेंट मिलता है, जो कि उस पर लाइन मारता है और कहीं ना कहीं हमारे क्रश लव को भी उस लड़के के बारे में अपनी तारीफ सुनकर अच्छा लगता है। दूसरी तरफ जॉय भी मैरिन नाम की एक लड़की से मिलकर अपने कुछ बुक्स को बिकवाता है, जिससे वो एली को पैसे बेच सके। और फिर वो मैरियन के साथ उसी की लाइब्रेरी में काम करने लगता है। और फिर मैड्रेलिंडा की एक बर्थडे पार्टी होती है, जिसमें वहां पर जॉय और लव को पता चलता है कि मैड्रेलिंडा के सभी रहवासी अपनी उंगली में एक स्पेशल रिंग पहनते हैं, जो कि मैथ्यू ने तैयार की थी और उससे किसी को भी ढूंढा जा सकता है। और तब जॉय और लव जंगल में जाकर नेटली की बॉडी को खोदकर निकालते और उसके हाथों से लिंग निकालकर उसे जला देते। और फिर जॉय और लव दोनों मिलकर अब किसी की भी जान नहीं लेने की कसम खाते, लेकिन आप और मैं और शायद वो दोनों भी जानते हैं कि वो दोनों ये कसम निभा नहीं पाएंगे। और फिर लव अ फ्रेश स्टार्ट नाम की एक बेकरी ओपन करती है और वहां पर जॉय और लव मिलकर एक प्लेक्सीग्लास केज बनाते हैं। और इसी बीच लव को ये भी पता चलता है कि थियो असल में मैथ्यू और नेटली का ही बेटा है। और फिर मीडिया में नेटली के गायब होने पर बात काफी ज्यादा अटेंशन लेने लगती है और तब जॉय और लव दोनों मिलकर मैथ्यू को नेटली के खून में फंसाने का डिसाइड करते, जिसमें वो लोग नेटली का खून से भरा हुआ स्कार्फ उनके घर पर छुपा देने का डिसाइड करते। और इसी बीच हेनरी को मिसल्स होते और तब दोनों उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते और वहाँ जॉय मैथ्यू के घर पर उसके कपड़े को रखने जाता है और तब उसे पता चलता है कि उसे भी मिसल्स है और वहीं पर जॉय को चक्कर आते और वो गिर पड़ता है। और तब मैथ्यू जॉय का ख्याल रखता है और वहाँ जॉय उसे सबके सामने आकर अपना नाम क्लियर करने की सलाह देता है। और तब मैथ्यू उसकी बात मानकर मीडिया के सामने नेटली के बारे में बात करता है। दूसरी तरफ थियो लव के साथ फ्लर्ट करता है, जिसमें लव थियो को देने से साफ मना कर देती है और लव के कहने पर थियो भी अपने पिता मैथ्यू से अपना रिश्ता सुधारता है। और इसी बीच डॉटी यानी कि लव की माँ उसे बताती है कि वो उसके पिता से डाइवोर्स लेना चाहती है और इस चीज से उन्हें पैसों की कमी हो सकती है। और फिर हेनरी की तबीयत ठीक होती है और वहाँ जॉय और लव मैथ्यू को नहीं फंसाने का डिसाइड करते और वो दोनों उस खून से भरे हुए स्कार्फ को जला देते। कुछ दिनों के बाद पुलिस नेटली की वेडिंग रिंग ढूंढ लेती है और अगले ही दिन गिल नाम का लव का पड़ोसी लव की बेकरी में आकर उसे बता देता है कि उसकी बेटियों ने वैक्सीन नहीं लिया था और उन्हें मिसल्स था और इसी वजह से हेनरी को भी वो हुआ था। और तब लव वहीं पर गिल को मारकर बेहोश कर देती है। और फिर जॉय और लव
दोनों गिल को प्लेक्सीग्लास वॉल्ट में रखते और उन्हें गिल से भरोसा चाहिए होता है कि वो उनकी कंप्लेंट नहीं करेगा, और वो दोनों गिल का मुंह बंद करवाने के लिए उसके बारे में काले सच पता करने में लग जाते, जिसमें लव को उसकी फैमिली प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से पता चलता है कि गिल का बेटा एक सेक्सुअल प्रेडेटर है जिसने हाल ही में कॉलेज में और एक लड़की को असॉल्ट किया है, और दोनों गिल को ये चीज बताते, जिसमें उसका बेटा इतने सालों में अभी भी नहीं सुधरा ये जानकर गिल केज में ही लटक कर खुदकुशी कर लेता है। और तब जॉय और लव को मौका मिलता है और दोनों गिल को नेटली के मौत में फंसाने का डिसाइड करते, जिसमें लव एक मर्डर हथियार पर गिल के फिंगरप्रिंट्स लेकर उसे जंगल में छुपा देती है, और फिर जॉय गिल की बॉडी को अपने घर पर लाता है और वो उसकी सुसाइड नोट तैयार करता है, जिसमें गिल ने नेटली का खून करने के बाद पश्चाताप में खुद की जान लिए हुए ऐसा उसने लिखा होता है। और उन दोनों का प्लान कामयाब होता है और वो दोनों नेटली के केस से छूट जाते हैं, और फिर ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं, और फिर एक दिन थियो और लव बात कर रहे होते हैं और तब थियो लव को किस कर देता है। दूसरी तरफ जॉय भी अब मैरियन के प्रति आकर्षित होने लगता है, और फिर जॉय और लव के थेरापिस्ट जॉय को नए दोस्त बनाने की सलाह देते हैं, और तब वो शेरी के हस्बैंड कैरी के साथ जंगल में हंटिंग में जाने का डिसाइड करता है, जिसमें कैरी के साथ उसके दोस्त भी आने वाले होते हैं। और फिर जॉय को लव के थियो के उबर ट्रिप्स के पैसे देने के बारे में पता चलता है, और तब वो इस बारे में लव से बात करता है, और तब लव बताती है कि थियो का ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है, साथ ही उसी ने थियो को बेकरी में एक दिन किस किया था ये भी वो जॉय को बता देती है। और फिर शिकार पर जॉय को कैरी उससे लड़ने कहता है, और तब जॉय कैरी को ऊपर से नीचे फेंक देता है और वो उसे हरा देता है, और जॉय वहां पर होश में नहीं होता, और फिर वो कैंप में वापस आता है, जिसमें जॉय को लगता है कि उसे इस हंटिंग से काफी ज्यादा फायदा हुआ है, और वो उसके अंदर की शक्तियों को महसूस करता है जो कि बढ़ चुकी होती है, और वो वहीं पर रोने लगता है, और फिर वो अपने सभी नए दोस्तों को शुक्रिया कहता है। और फिर थियो दारू पीकर स्कूटर चलाता है, और तब उसे पुलिस के पकड़े जाने पर वो लव को बुलाता है, और वहां से वापस आने पर लव थियो के साथ सेक्स करती है, और लव घर पर वापस आती है, और तब उसके बारे में ये चीज डॉटी भी समझ जाती है, और तब लव थियो से उसका रिश्ता पूरी तरह से तोड़ देने का डिसाइड करती है। और दूसरी तरफ जॉय अपने क्लासिक स्टाइल में मैरियन को स्टॉक करना शुरू करता है, जिसमें जॉय को मैरियन के प्राइवेट लाइफ के बारे में जानना होता है, और वो एक रिकवरिंग ड्रग एडिक्ट होती है, और उसका एक्स हस्बैंड रियान के साथ बच्चे के लिए उसका कस्टडी का केस भी चल रहा होता है, जिसमें रियान एक न्यूज रिपोर्टर होता है। और फिर एक दिन जॉय रियान और मैरियन को लाइब्रेरी में झगड़ते हुए देख लेता है, और वहां पर दोनों के बीच में हाथापाई शुरू होती है, जिसमें लाइब्रेरी का फायर अलार्म सिस्टम से वहां के बुक्स पर पानी गिर पड़ता है, और तब जॉय मैरियन की मदद बुक्स को बचाने में करता है, और मैरियन अपनी पूरी जिंदगी की परेशानी जॉय को बताती है, और वहीं पर दोनों किस करते हैं। दूसरी तरफ लव अभी भी 40 की मौत से उभरी नहीं होती, और उसे लगता है कि वो थियो के बच्चे की मां बनने वाली है, लेकिन उसके पीरियड्स आने पर ये चीज कंफर्म होती है कि ऐसा नहीं है। और फिर लव काफी ज्यादा दारू पीकर अपनी माँ से झगड़ा करती है, और वहां उसे 40 नशे में नजर आता है, और वो अपनी बहन को संभालता है। और फिर थियो को पता चलता है कि उसका बाप मैथ्यू माड्रे लिंडा के सभी लोगों पर छुपकर नजर रख रहा है, जिससे वो नेटली के असली कातिल को ढूंढ सके। और तब थियो ये चीज लव को बताता है, और तब लव और जॉय थियो से बात करते रहने का डिसाइड करते, जिससे उन्हें मैथ्यू के इन्वेस्टिगेशंस के बारे में सभी चीजें पता रहे। दूसरी तरफ मैरियन जॉय से दूर रहने का डिसाइड करती है, और फिर लव और जॉय सेक्स करने का ट्राई करते, जो कि हो नहीं पाता क्योंकि जॉय अब मैरियन से ऑब्सेस्ड हो चुका होता है, और इसी वजह से लव फिर से थियो के पास जाकर उसके साथ सेक्स करती है। और फिर शैली लव की मदद से लाइब्रेरी के लिए फंड रेजर पार्टी रखती है, और जॉय इस बार रियान के किस्से को खत्म कर देने का डिसाइड करता है, जिसमें रियान फंड रेजर पार्टी में आता है, और उसे ये नहीं पता होता कि जॉय उसे फॉलो कर रहा है, और उसी पार्टी में लव और मैरियन भी मिल जाते हैं। दूसरी तरफ शेरी और कैरी लव और जॉय को बताते हैं कि वो उनके साथ स्वैप्स करके सेक्स करना चाहते हैं।
कुछ दिनों के बाद डॉटी एनावरिन और उसके बिजनेस को अपने एक्स हस्बैंड को डाइवोर्स सेटलमेंट में दे देती है और वो जाकर उनके पूरे वाइन यार्ड को जला देती है और इसी वजह से डॉटी को रिहाब में रखा जाता है और लव उसकी माँ से इस चीज से रिश्ता तोड़ देती है और तब जॉय उनसे मिलता है और वहां पर डॉटी बताती है कि उसे शक है कि लव ने ही अपने हाथों से अपने पहले पति जेम्स की जान ली थी। और फिर जॉय लव की बात मानकर कॉनराड्स के साथ स्वैप सेक्स करने तैयार होता है, जिससे उसे लगता है कि उसकी शादी टूट जाएगी और फिर वो मैरियन के साथ रह सकता है। और फिर एक दिन मैरियन जॉय के पास आती है और वो उसे बताती है कि रियान ने उसके केस में उसके सेक्सुअल फोटोज को यूज किया है जो कि उसने उसे भेजे थे। और तब जॉय पता लगा लेता है कि रियान ने जज से भी दोस्ती की है जिससे वो उस केस को जीत जाएगा। दूसरी तरफ थियो मैथ्यू के ऑफिस में घुसकर उसके डेटाबेस को चुरा लेता है और तब मैथ्यू उसे पकड़ लेता है और वो उसे ये भी बताता है कि उसे नेटली की मौत का शक लव पर है। और फिर जॉय और लव का कॉनराड्स के साथ हवस का नंगा नाच शुरू होता है जिसमें वो लोग चारों साथ में सेक्स कर रहे होते हैं और वहां पर लव ये नोटिस करती है कि जॉय किसी और के बारे में सोचकर ये कर रहा है और तब वो इस बारे में उसे पूछती है जिसमें वो दोनों झगड़ने लगते हैं। और वहां पर जॉय लव को याद दिलाता है कि उसने नेटली का खून किया था और जॉय ने उसे बचाया था जिससे उन दोनों की शादी बच सके। और तब उन्हें याद आता है कि उनकी बातें दोनों कॉनरेड्स ने सुन ली है और वो दोनों वहां से भागने जाते हैं। और तब जॉय और लव उन्हें पकड़कर ग्लास केज में बंद कर देते हैं और फिर जॉय और लव काफी ज्यादा सेक्स करते हैं और वो दोनों समझ जाते हैं कि वायलेंस ही उन्हें उत्तेजित करता है। और फिर जॉय को कैरी की गन मिलती है और उससे रास्ते में मैरियन मिलती है जो कि उसे बताती है कि रियान उसकी बेटी को न्यू जर्सी लेकर जा रहा है। और तब जॉय उसे बोलता है कि उसे इस चीज से उम्मीद नहीं खोनी चाहिए और वो उसे उसकी बेटी से दूर नहीं होने देगा। और फिर जॉय मैरियन के साथ जाकर उसके साथ सेक्स करता है और फिर रियान को पता चलता है कि जॉय उसका पीछा कर रहा है और वो दोनों झगड़ते हैं जिसमें जॉय रियान को भी मार देता है। दूसरी तरफ कैरी और शेरी लव को बताते कि मैथ्यू उन पर नजर रख रहा है, इस बारे में शेरी के ब्लॉग पर उन्हें लिखना चाहिए और उन्हें वहां से निकलना होता है। और तब लव उन्हें गन देती है और उन दोनों में से किसी भी एक को मार देने कहती है जिससे वो दूसरे को आजाद कर देगी। और लव का प्लान ये मर्डर सुसाइड दिखाने का होता है। और फिर थियो को मैथ्यू की एक फुटेज मिलती है जिसमें लव और जॉय झगड़ रहे होते हैं और उसे लगता है कि जॉय लव को शादी के बाद मारता होगा। और फिर थियो उस फुटेज को पूरी तरह से देखता है जिसमें उसे ये भी पता चलता है कि जॉय नेटली की कार चला रहा था और वो इस बारे में बताने के लिए लव के पास उसकी बेकरी में आता है जिसमें उसे वहां पर कैद शेरी और कैरी दिखते हैं। और तब थियो वहां से भागने जाता है जिसमें लव उसे देख लेती है और वो थियो को मारकर बेहोश कर देती है। और फिर लव ये चीज जॉय को बताती है जिसमें वो बेसमेंट में कैद होता है और लव जॉय से दूसरा बच्चा मांगती है। और फिर जॉय को पता चलता है कि थियो जिंदा है और तब वो उसे हॉस्पिटल में लेकर जाता है। और लव को भी जॉय का रियान के खून से भरा हुआ एक टी शर्ट मिलता है और वो समझ जाती है कि जॉय अब मैरियन से ऑब्सेस्ड है और उसने इसलिए रियान को मार दिया। और तब वो दोनों डिनर पर इस बारे में बात करते हैं जिसमें जॉय लव से डाइवोर्स मांगता है और वहां पर लव जॉय को एकोनाइट नाम के एक पौधे से पैरालाइज कर देती है और वो उसे बताती है कि उसने एकोनाइट से ही अपने पति जेम्स को मारा था। और फिर लव मैरियन को घर पर बुलाती है जिसमें उसका प्लान उसे मार देने का होता है। और फिर लव वहां से एक काम के चलते बाहर जाती है और तब मैथ्यू को पैरालाइज जॉय मिलता है और वो उसे थियो की लोकेशन बताता है। और फिर लव वापस आती है और वो मैरियन को बताती है कि जॉय ने रियान को मार दिया है और वो मैरियन को मारने वाली होती है और वहीं पर उसकी बेटी आती है। और तब मैरियन वहां से उस जगह को छोड़ने वाली है ये बताकर निकल जाती है।
और तब लव जॉय को मारने चाहती है और वहां पर जॉय लव को एकोनाइट का एक डोज देता है और वो उसे बताता है कि उसे इस बारे में पहले से पता था और उसने उसका एंटीडोट पहले ही बना लिया था। और फिर जॉय लव को मार देता है और जॉय इस पूरे मामले को मर्डर सुसाइड दिखाता है और वो लव को मैड्रेलिंडा के सभी मर्डर्स का दोषी बताता है और फिर वो अपने पूरे घर को जला देता है। और फिर कॉन्ड्रेड्स को लव की कैद में छुपाई हुई उसकी चाबी मिलती है और दोनों वहां से भाग जाते हैं और दोनों अब अपनी शादी को बेहतर बनाने का डिसाइड करते हैं। और इन सारे मामलों के चलते मैथ्यू और थियो की दूरियां भी कम होने लगती है, जिसमें जॉय अपने बेटे हेनरी को डांटे नाम के एक आदमी के पास छोड़ देता है जो कि उसके साथ लाइब्रेरी में काम करता था और डांटे एक काफी अच्छा इंसान था। और फिर जॉय अब अपनी नई आइडेंटिटी बना लेता है जिसमें वो पेरिस में जाकर मैरियन को ढूंढने लग जाता है और यहीं पर ये सीजन 3 खत्म होता है। सीजन 4 की शुरुआत में हमें जॉय अब लंदन में नजर आता है जो कि अब वहां पर प्रोफेसर जोनाथन मूरे नाम से पढ़ाता है और उसके क्लास में नाडिया नाम की एक लड़की से वो काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। और जॉय अब लंदन में कुछ वक्त से रहकर यहाँ से निकलने के बारे में सोचता है, जिसमें उसकी दोस्ती कॉलेज के एक दूसरे प्रोफेसर मैल्कम से होती है और जॉय उसी के सामने वाले घर में रहता है, जिसमें जॉय मैल्कम और उसकी पत्नी कैट पर नजर रखता है। और जॉय को यह भी पता होता है कि कैट उसके पति से खुश नहीं है और वो हमें बैग की तरह ही जॉय के सामने खुद को खुश करते हुए नजर आती है। और जॉय उन दोनों की पूरी जानकारी निकाल कर रखता है, लेकिन जॉय अब ये सब छोड़ चुका होता है और जॉय इस चीज को करने का कारण याद करता है, जिसमें वो पेरिस में मैरियन को ढूंढ ही रहा था, जिसमें उसे एक दिन पता चलता है कि वो लंदन में है। और तब जॉय लंदन में आकर मैरियन को ढूंढ लेता है और उसे पकड़ता है, जिसमें मैरियन उससे काफी डरी हुई होती है और जॉय बताता है कि वो सुधर चुका है। और तब मैरियन बताती है कि जॉय लोगों की जान लेता है और वो सुधर नहीं सकता। और तब जॉय खुद को साबित करके रहेगा ये बोलकर मैरियन को छोड़ देता है। और फिर जॉय की मुलाकात एलियट नाम के आदमी से होती है जो कि लव के पिता के लिए काम करता है और वो जॉय को मारने के लिए आया होता है, लेकिन अब वो सुधरना चाहता है और वो जॉय से काफी पैसे लेकर उसे छोड़ देता है। साथ ही उसे एक नई आइडेंटिटी देकर मैरियन को खत्म करके एक नई जिंदगी शुरू करने कहता है। और तब जॉय मैरियन का नेकलेस चुराकर वो फोटो एलियट को भेजकर उसने मैरियन को मार दिया ये झूठ बोलता है और ऐसे ही जॉय अब जोनाथन बनकर लंदन पहुंचा होता है। और फिर एक दिन जॉय के सामने कैट को कुछ लोग पकड़ लेते और तब जॉय उसे बचा लेता है और इसी वजह से मैल्कम जॉय के पास आकर उसे थैंक्स कहता है। और मैल्कम एक खानदानी रईस आदमी होता है और वो जॉय को शहर के सबसे अमीर लोगों की पार्टी में लाता है, जिसमें वहां पर काफी बिगड़े हुए लोग रहते हैं। और जॉय की मुलाकात वहां पर फॉयबी नाम की एक काफी अमीर लड़की से होती है और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड एडम होता है और वहां पर साइमन नाम का एक आर्टिस्ट और उसकी बहन सोफी भी होती है। और फिर जॉय को वहां पर रईस नाम का एक आदमी भी मिलता है जो कि मेयर के लिए इलेक्शन लड़ने वाला था और जॉय सिर्फ उसी की बात से इम्प्रेस होता है क्योंकि जॉय ने उसके बारे में भी पढ़ा था और वो उन बाकी सभी अमीर लोगों के साथ ऑक्सफोर्ड में पढ़ा था और वो काफी गरीब था और काफी मेहनत से वो वहां पर पहुंचा था और वो सभी अमीर लोग रईस के दोस्त थे। और वहाँ जॉय और रेस दोनों एक दूसरे से काफी इम्प्रेस होते हैं और फिर फॉयबी जॉय को काफी ज्यादा ड्रिंक कराती है, जिसमें दोनों की खास दोस्ती होती है। अगले दिन जॉय अपने घर पर उठता है और वहां पर उसे मैल्कम की लाश मिलती है और जॉय उसे देखकर समझ जाता है कि उसने नशे में उसे मार दिया होगा और इसलिए वो उसकी लाश को एक फैक्ट्री में लाकर उसके टुकड़े कर करके तालाब में फेंक देता है। और फिर जॉय को कैट मिलती है और वो उसे बताती है कि उसे फॉयबी ने उसके घर पर डिनर पर बुलाया है और तब जॉय उनके घर पर डिनर पर जाता है, जिसमें उसे कोई ब्लैकमेल करने लगता है और उसी ने मैल्कम को मारा था। और जॉय ने मैल्कम की लाश को ठिकाने लगाया ये देखकर वो ये भी समझ गया होता है कि जॉन खून करने में काफी माहिर है। और फिर जॉय उस कातिल के बारे में पता लगाने के बारे में सोचता है जो कि उन अमीर लोगों के ग्रुप से ही कोई होगा, ऐसा उसे लगता है। और जॉय को और एक इनविटेशन मिलता है जो कि उसके नए अमीर दोस्तों में से साइमन की एक इवेंट का होता है
और कैट उस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रही होती है। और तब जॉय मैल्कम के बारे में पता लगाने के लिए उसके ऑफिस की सभी चीजें देखता है और उसे वहां पर एक डायरी से पता चलता है कि मैल्कम घोड़ों की रेस में काफी पैसे हार चुका था। और वहां पर एक मीटिंग प्लेस के बारे में और एक लड़की से मिलने के बारे में लिखा होता है। और तब जॉय उस जगह पर पहुंचता है जिसमें एडम अपने परिवार के साथ वहां पर होता है और वो लोग अपने बिजनेस के बारे में बात करते हैं। और वहां पर जॉय को ये भी पता चलता है कि एडम को नौकरों को खुद पर मुतवाने का शौक है। और फिर जॉय साइमन की इवेंट में आता है और वहां पर एक लड़की साइमन की एक पेंटिंग को खराब करके चली जाती है, जिसमें जॉय और कैट उस लड़की से मिलते हैं। और तब वो बताती है कि वो साइमन की असिस्टेंट है और साइमन उसके काम को चुरा कर बेच रहा है। और तब कैट उस लड़की को कीमत चुका देती है। और वहां पर जॉय ये भी समझ जाता है कि मैल्कम वहां पर उसी लड़की से मिलने वाला था और उसे साइमन के बारे में सभी चीजें पता थी और इसी वजह से वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। और वहीं पर जॉय को कातिल का मैसेज आता है और उसने कुछ मिस किया ये वो बताता है। और तब जॉय देखता है कि किसी ने साइमन का भी खून कर दिया है, जिसमें जॉय का शक अब कैट पर होता है और तब वो उस पर नजर रखता है। और वहां से जॉय घर पर आता है और तब उसे पता चलता है कि किलर ने जॉय के पास्ट के हर एक खून के बारे में पता लगा लिया है और इसी वजह से जॉय से वो काफी इम्प्रेस होता है। और फिर वो जॉय को कैट को मार देने कहता है। और तब जॉय से पुलिस मैल्कम की बॉडी मिलने पर पूछताछ करती है क्योंकि वो पार्टी से उसे घर पर लाया था। और तब जॉय पुलिस वालों को बताता है कि मैल्कम को साइमन से पैसे लेने थे और उनके ग्रुप से कोई खूनी हो सकता है। और फिर जॉय कैट को मारना नहीं चाहता और इसलिए वो उसे बचाने के लिए उसके साथ रहने का डिसाइड करता है। और इसी बीच जॉय को ये भी पता चलता है कि नाडिया और मैल्कम का अफेयर था और उसका एक लेटर मैल्कम के पास होता है। और तब जॉय उसे वापस लाने का वादा करता है। और फिर जॉय कैट से बात करता है और तब कैट उससे इम्प्रेस होती है और वो दोनों एक गार्डन में आते हैं और वहां पर दोनों काफी उत्तेजित होते हैं और वहां पर किस करके सेक्स करने में लग जाते हैं। और फिर वो दोनों घर पर जाते हैं और तब जॉय वहां पर मैल्कम की एक पेंटिंग से नाडिया का लेटर ढूंढ लेता है और तब कैट उसे पकड़ लेती है। और तब जॉय उसे बताता है कि कोई अमीर लोगों को मारने के लिए उनके ग्रुप के पीछे पड़ा है और वो उसे बचाने के लिए उसके साथ रहना चाहता है। और ये चीज किलर को भी पता चल जाती है और फिर जॉय कैट का पीछा करता है और तब उसे साइमन का एक गार्ड पकड़ लेता है और तब जॉय उसे मारकर ठिकाने लगा देता है। और फिर जॉय नाडिया को उसका लेटर देता है और जॉय उस किलर से बात करके मिलने का डिसाइड करता है। और वहां पर जॉय को उसके अमीर दोस्त मिलने बुलाते हैं, जिसमें वहां पर उसे फॉय भी बताती है कि वो सभी लोग हैम्सी के उसके एक रॉयल हाउस में जा रहे हैं, जिसमें जॉय भी मान जाता है। और वो सभी लोग उस शानदार घर पर पहुंचते हैं जिसमें जॉय को कैट का बचपन का दोस्त रोल्ड में मिलता है। और वहां पर जॉय उन सभी दोस्तों में से असली किलर को ढूंढकर उसे खत्म करने का डिसाइड करता है। और फिर वहां पर पार्टी शुरू होती है जिसमें वहां पर उन सभी की दोस्त गैमा नौकरों के साथ काफी बुरा बर्ताव करती है। और जॉय के कमरे में कैट आती है और वहां पर दोनों फिर से एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, जिसमें जॉय वहां पर देखता है कि रोवाल्ड और कैट वहां से बाहर जाने वाले हैं। और तब जॉय रोवाल्ड के कमरे में आता है और उसे रोवाल्ड पर शक होता है क्योंकि रोवाल्ड को कैट पसंद थी और इसलिए उसने मैल्कम को रास्ते से हटाया और साइमन की इवेंट खराब होने से कैट का नाम भी खराब हुआ था और शायद इसी वजह से रोवाल्ड ने साइमन को भी मार दिया होगा। और तब जॉय को उसके कमरे में उसके कैमरा में कैट की कई सारी प्राइवेट फोटोज मिलती है और वो कैट को काफी पसंद करता है, ये जॉय समझ जाता है। और फिर रात को जॉय और कैट फिर से मिलते हैं जिसमें दोनों कमरे में आकर सेक्स करते हैं और वहां से वो लोग डिनर पर आते हैं जिसमें रोवाल्ड जॉय और कैट को देखकर सभी चीजें समझ जाता है और वो जॉय के गरीब होने पर मजाक उड़ाता है, साथ ही कैट के पिता के कई राज़ें ये भी बताता है। और तब कैट जॉय को बताती है कि उसके पिता एक काफी बड़े कॉर्पोरेट मॉन्स्टर हैं जो कि पैसों के लिए किसी भी हद तक जाकर घटिया काम करते हैं और उन्होंने काफी बुरे काम किए होते और इसी वजह से कैट ने उन्हें छोड़ दिया था। और तब जॉय को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, ये वो बताता है। कुछ देर के बाद जॉय कैट के कमरे में आता है और वहां पर वो देखता है कि कैट के पास गेमा की लाश है और वो जॉय को बताती है कि गेमा की लाश वहीं पर थी और उसने उसे नहीं मारा है। और तब जॉय उसकी मदद करने का डिसाइड करता है और वहीं पर उनके कमरे में फॉय भी आती है
जो कि एडम के लिए कंफ्यूज होती है। और तब जॉय उसे बता देता है कि उसे नौकरों के साथ अलग अलग चीजें करने का शौक है और वो उसे वहां से भगा देता है। और तब फॉयबी और एडम एक कमरे में आते हैं जिसमें फॉयबी एडम के बारे में सभी चीजें जानती है ये बताकर उसकी इच्छा पूरी करना चाहती है और वो उस पर मुतने तैयार होती है। लेकिन वहां पर वो समझ जाती है कि एडम का ये शौक उसे सिर्फ अनजान नौकरों के साथ करना पसंद है और तब वो उससे वहीं पर ब्रेकअप कर लेती है। और फिर जॉय और कैट नीचे जानवरों के कमरे में लाश को लेकर छुपा देते हैं और कैट वहां पर समझ जाती है कि जॉय पेशावर कातिल है। और तब जॉय उसे मैल्कम की मौत के बारे में सभी चीजें सच बता देता है, साथ ही वो लव और हेनरी के बारे में भी बताकर कैट को उस पर भरोसा दिला देता है। और फिर दोनों ऊपर आते हैं जिसमें कैट बताती है कि उसका ब्रेसलेट लाश के पास रह गया है। और तब जॉय उसे लेने आता है और वहीं पर रोवाल्ड उसे पकड़ लेता है और वही सबका कातिल है ये बाकी लोगों के सामने जॉय को लाकर वो बता देता है, जिसमें सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं। और जॉय वहां से जंगल में भाग जाता है और तब रोवाल्ड उसे मारने जाता है और जॉय उसे पकड़कर बेहोश कर देता है। और वहीं पर उसके सामने रईस आता है और वो जॉय को मारकर उसे बेहोश कर देता है, जिसमें वो उन दोनों को उसी रॉयल हाउस के एक जेल में लाता है, जिसमें वहां पर वही असली अमीर लोगों का किडलर है ये जॉय समझ जाता है। और वहां पर रईस जॉय को रोल्ड को मार देने कहता है और तब जॉय मना करता है और तब रोल्ड उसी जगह को जलाकर वहां से चला जाता है, जिसमें जॉय वहां पर खुद की जंजीरों से आजाद होता है। और वहां पर रोवाल्ड उसकी मदद मांगता है और तब जॉय उसे भी बचा लेता है और ऊपर कैट आती है और वो उन दोनों को बाहर ले लेती है, जिससे तीनों बच जाते हैं। और वहां से वापस आने पर न्यूज में गेमा की मौत को भी बाकी अमीर लोगों की मौत के साथ बताया जाता है, जिसमें जॉय भी बेकसूर माना जाता है और उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चला होता। और फिर कैट अब जॉय के साथ उसके घर पर आकर उसका रिश्ता बढ़ाना चाहती है, लेकिन जॉय मना करता है क्योंकि वो कैट की जान पर खतरा नहीं डालना चाहता। और फिर जॉय रईस को टीवी पर देखता है जहां पर वो इंटरव्यू में बताता है कि वो गरीबों की मदद करना चाहता है और जॉय समझ जाता है कि वो अमीर लोगों को इसीलिए मार देता है और जॉय उसे रोकने का डिसाइड करता है। और इसी के साथ सीजन 4 का पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। यूके सीजन 4 के पार्ट 2 की शुरुआत में हमें जो अभी भी रीस के साथ फंसा हुआ दिखता है और वो उस पर नजर भी रखता है और रीस जो के घर पर आता है और वो उसे सारे अमीर लोगों के मर्डर के इल्जाम किसी पर डालने के लिए जल्द से जल्द धमकाता है। और इसलिए जो कोनी को चुनता है जो कि एक ड्रग्स के नशे में हमेशा चूर रहने वाला अमीर आदमी होता है। और फिर कैट की एक गैलरी के इवेंट के दौरान जॉ कैट से मिलता है और वहां उसे नाडिया और उसका बॉयफ्रेंड एडी भी मिलते हैं। और उसी पार्टी में लेडी फोइबी को डाउन नाम की एक औरत पुलिस के नाम से होटल में ऊपर एक कमरे में लेकर जाती है और ये चीज नाडिया भी देख लेती है और वो इस बारे में आकर जो से बात करती है और तब जो इस बारे में पुलिस से बात करता है। और उसी पार्टी में निको नाम का एक आदमी कैट की सभी पेंटिंग्स खरीद लेता है और इस चीज से दोनों खुश होते हैं, जिसमें निको कैट के घर पर उसे मिलेगा ये बताता है। और फिर ऊपर डाउन फोइबी को कैद कर चुकी होती है, जिसमें डाउन उसकी काफी बड़ी फैन होती है, लेकिन उसके दिमाग में उसे ऐसा लगता है कि वो और फोइबी काफी करीब है और वो उसे अमीर लोगों के कातिल से बचाने आई होती है। साथ ही वो उसे ये भी बता देती है कि उसका बॉयफ्रेंड एडम अब कंगाल हो चुका है और उसे फोइबी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, जिसमें वो उसे कई बार चीट कर चुका होता है। और फिर वहां पर जो आता है और वो डॉन को अपनी बातों में फंसा लेता है, जिसमें पुलिस भी वहां पर आती है। और डॉन और फोबी ने कभी भी बात नहीं की होती, साथ ही डॉन के साथ उसकी दोस्ती उसके दिमाग में होती है और इसी वजह से डॉन की दिमाग की हालत खराब होती है। और वहाँ ऑफिसर्स डॉन को पकड़ लेते हैं, जिसमें उसके बैग में जो साइमन का कान भी रख चुका होता है और इसी वजह से सारे अमीर लोगों के मर्डर्स का इल्जाम अब डॉन पर लग जाता है। और ये सारी चीजें नाडिया को अजीब लगती है क्योंकि जो काफी सारे लोगों का हीरो बन चुका होता है और एक अनजान आदमी कैसे इतनी जल्दी आगे बढ़ सकता है ये उसे नहीं समझता और उसे लगता है कि प्रोफेसर जोनाथन असल में कुछ छुपा रहे हैं। दूसरी तरफ एडम फोइबी को प्रपोज करता है और तब फोइबी को उसके कंगाल होने के बारे में पता होता है और वो उसके शादी के प्रपोज को रिजेक्ट कर देती है।
और फिर कैट के घर पर निको आता है और वो दोनों किस करते हैं, जिसमें निको के फोन पर कैट को उसके पिता टॉम लॉकवुड का मैसेज मिलता है और तब वो समझ जाती है कि टॉम ने ही निको को उसके पास भेजा है और तब वो उसे वहां से भगा देती है और ये चीज जो भी देख लेता है और फिर वो आकर कैट से मिलता है, जिसमें वो उससे अभी भी प्यार करता है लेकिन अपने पास्ट के चलते उसे उससे दूर रहना पड़ रहा है, ये वो बताता है। और तब कैट कभी भी उसके पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पूछेगी, ये बताती है और दोनों किस करते हैं और फिर करीब आते हैं और इस तरह से दोनों अब फिर से साथ में होते हैं। और फिर जो अपने घर पर आता है और तब उसे रईस मिलता है और वो जो को अब एक नया मिशन देता है, जिसमें वो उसके कॉम्पिटिटर यानी कि कैट के पिता टॉम को मार देने कहता है। अगले दिन जो केट से बात करता है और वो उसके साथ मिलकर टॉम के साथ उसकी मीटिंग फिक्स कर देता है, जो कि कैट से मिलने शहर में आया होता है। और फिर तीनों मिलते हैं और वहाँ टॉम जो को उसके असली नाम से बुलाते हैं और तब जो समझ जाता है कि टॉम ने उसके बारे में सभी चीजें पता लगा ली है और इस चीज से जो काफी डर जाता है। और फिर फोर्बी आकर कैट से मिलती है, जिसमें वो PTSD से काफी परेशान होती है और उसके डर को देखकर पूरी चीज कैट समझ जाती है और वो उसके लिए एक मेंटल सेंटर में रूम बुक करवाती है। लेकिन वहां पर एडम आ जाता है और वो फोर्बी से बात करता है और कुछ ही देर में मेंटल सेंटर की जगह पर वो फोर्बी को उसके साथ शादी करने के लिए मना लेता है। दूसरी तरफ जो आकर रीस से मिलता है और वहाँ जो उसे वो टॉम को नहीं मारेगा ये बोलता है और तब रीस उसे बताता है कि उसने मैरियन को किडनैप करके रखा है और वो उसे मार देने की धमकी देता है, वरना वो जल्द से जल्द टॉम को मार देने कहता है और तब जो इस चीज के लिए तैयार होता है। अगले दिन जो को पता चलता है कि रीस ने कई सारे कांड किए थे और उन सभी को ऑनलाइन लीक कर दिया गया है और ये काम टॉम ने किया होता है। साथ ही रीस अब अपने घर से गायब हो चुका होता है और फिर कैट आकर जो से मिलती है, जिसमें वो फोर्बी के लिए दुखी होती है। साथ ही उसके पिता ने एक कांड में काफी सारे बच्चों को मरवा दिया था, लेकिन ये गलती असल में उसकी थी, ये वो बताती है। और तब जो उसे बताता है कि उससे गलती हुई थी लेकिन उसके इरादे गलत नहीं थे और ये बोलकर वो उसे संभालता है। अगले दिन जो फिर से टॉम से मिलता है और वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन वहां पर टॉम जो को बताता है कि वो भी रईस को पसंद नहीं करता और टॉम जो को उसे मार देने कहता है और रईस कहाँ पर छुपा हुआ है ये भी वो बताता है, जिसमें वो वहां पर अकेला होता है। और तब जो उस जगह पर पहुंचकर रईस को कैद करके काफी टॉर्चर करता है और मैरियन कहाँ पर है ये पूछता है, लेकिन रईस को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता और वहां तड़प तड़प कर जो रईस को मार देता है। लेकिन वहीं पर दूसरा रईस सामने आता है और तब जो समझ जाता है कि वो उसी का भ्रम यानी कि दूसरा रूप है, जिसमें वो रईस असल में सिर्फ उसके दिमाग में है। दूसरी तरफ नाडिया जो के घर पर चीजें देखती है और उसे एक चाबी मिलती है और वहाँ की दूसरी फोटो से उसे एक जगह के बारे में पता चलता है और उस जगह पर ग्लास वॉल्ट में कैद उसे मैरियन मिलती है। और फिर कहानी कुछ महीनों के पहले की देखने मिलती है, जिसमें जो ने मैरियन को छोड़ दिया था, लेकिन असल में उसने मैरियन को बेहोश करके पकड़ लिया था और उसके साथ आगे क्या करना इस बारे में वो कई दिनों तक सोच रहा था। और इसी दौरान वो रीस से काफी इम्प्रेस हुआ था और वो उसके बुक्स और ऑडियो सुनता और पढ़ता रहता था। और फिर जो ने मैरियन को लंदन में एक बुक वॉल्ट में कैद करके रखा था, जिसमें मैरियन ने जो को काफी बुरा कहा था और तब जो भड़क गया था और उसने अपने सर को उसी वॉल्ट पर पटका था, जिसमें उस पल पर वो रीस की रिकॉर्डिंग सुन रहा था और वो उससे काफी ऑब्सेस्ड हो चुका था और इसी वजह से जो अब बदल गया था। और वो मैरियन को ये भी बोलता है कि वो जो नहीं है और वो वहां से निकल जाता है, जिसमें कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और जो एक दिन मैरियन को ड्रग्स की गोलियां देता है, लेकिन मैरियन अपनी बेटी के लिए नशा नहीं करने का डिसाइड करती है। और फिर ऐसे ही महीने बीत जाते हैं, जिसमें जो कई दिनों से वॉल्ट में उसे खाना देने भी नहीं आया होता। और फिर वहां पर नाडिया आती है और फिर नाडिया मैरियन को बचाना चाहती है और तब मैरियन बताती है कि वो उसे बचा नहीं सकती क्योंकि जो उसे कहीं भी ढूंढ सकता है। और तब नाडिया वापस आकर उसे किसी ना किसी तरह से बचाने का वादा करती है। दूसरी तरफ जो रईस की लाश को गायब कर चुका होता है और फिर वो अपनी अंतरात्मा के रईस से बात करता है
और वहाँ वो उसे याद दिलाता है कि रईस कभी भी उसे मिला ही नहीं है, जिसमें वो दोनों हमेशा बात करते थे तब अकेले होते थे। और असली रईस ने कभी भी जो से बात ही नहीं की, और जो जब सोता था तब वो उठकर बुरे अमीर लोगों को मार देता था। और रईस असल में जो के अंदर का वही रूप है जो कि लोगों को मारना चाहता है। और फिर रईस जो को याद दिलाता है कि मैरियन अभी भी कैद है और ये उसी ने किया है। और दोनों मिलकर घर की चीजें देखते हैं, जिसमें जो को वहां पर एक चाबी और मैरियन की लोकेशन मिल जाती है। और तब वो दोनों उस जगह पर आकर मैरियन को देखते हैं। और तब तक नाडिया भी वहां पर होती है, जो कि छुप जाती है और जो मैरियन को छोड़ देने का वादा करता है। दूसरी तरफ कैट एडम की बातें सुन लेती है, जो कि फोइबी के पैसों पर अब शादी के बाद एंजॉय करने वाला होता है। और फिर जो भी मैरियन को आज़ाद करके कैट को छोड़कर उस जगह को छोड़ने का प्लान बनाता है। और वो एडम और फोइबी की शादी की पार्टी में आता है और वहाँ पर वो कैट से मिलता है, जिसमें कैट बताती है कि एडम काफ़ी बुरा है और वो फोइबी के पैसों को उड़ाने वाला है और इसी वजह से वो उससे शादी कर रहा है। और तब जो फोइबी की मदद करना चाहता है और वो फोइबी से आकर बात करता है, लेकिन वहाँ पर एडम जबरदस्ती आ जाता है और वो कैट और जो दोनों को वहाँ से भगा देता है। और दोनों घर पर चलकर जाते हैं और वहाँ पहुंचकर जो कैट को बाय बोलता है और दोनों किस करते हैं। दूसरी तरफ फोइबी और एडम शादी कर लेते हैं और वहाँ फोइबी को एडम के इरादे समझ आ जाते हैं और वो वहाँ से निकलकर मेंटल सेंटर में खुद को भर्ती करवा लेती है। और ये चीज़ कैट को भी पता चलती है, जिसमें उसे घर के बाहर टॉम मिलता है और तब वो उसे फोइबी और एडम की परेशानी बता देती है। और कैट उनके लिए काफ़ी चिंतित होती है और जो अब रईस से काफ़ी परेशान हो जाता है। और तब वो फोइबी की डायजेपाइम की गोलियां खा लेता है, जिससे वो सो जाता है और उसे सपने आते हैं, जिसमें वो पहले बैक को देखता है और वो जो को काफ़ी बुरा मर्डरर बताती है। और फिर उसे लव नजर आती है, जिसमें जो अब सब ठीक करना चाहता है ये बताता है। और तब लव उसे सपने में बोलती है कि सभी चीज़ें ठीक करने का एक ही रास्ता है, जिसमें वो जो को मर जाने कहती है। और तब जो उठता है और वो समझ जाता है कि उसे ये सब खत्म करने के लिए खुद की जान लेनी होगी। दूसरी तरफ एडम 2 लड़के और एक लड़की प्रोस्टिट्यूट के साथ अपने गोल्डन शावर के शौक को पूरे करने वाला होता है, लेकिन वो किलर्स होते हैं और वो लोग एडम को बीडीएसएम में तड़पा तड़पा कर मजे देने की जगह पर तड़पा तड़पा कर मार देते हैं। और ये चीज़ कैट को भी पता चलती है और वो समझ जाती है कि ये काम टॉम का है और इसी वजह से दोनों में झगड़ा हो जाता है। और तब टॉम बताता है कि वो कैट की परवाह करता है और वो अपनी पूरी कंपनी उसे संभालने कहता है। और तब कैट मना कर देती है, जिसमें टॉम बताता है कि कैट ने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया है, जिसमें उसकी ज़िंदगी में उसे जो भी कामयाबी मिली है वो सब टॉम ने अपने पैसों से खरीदी हुई थी। और तब कैट इस चीज़ से नाराज़ होती है और फिर जो मरने से पहले मैरियन को आज़ाद करने चाहता है, जिसमें वो देखता है कि वो ड्रग्स की सारी गोलियां खाकर मर चुकी है। और तब जो मैरियन को एक जगह पर सुला देता है और फिर वो कैट से मिलता है, जिसमें वो काफ़ी दुखी होती है और जो इस चीज़ का कारण पूछता है, जिसमें कैट बताती है कि एडम को उसके पिता टॉम ने मरवा दिया है। साथ ही फोइबी अब एडम को छोड़ चुकी होती है और अब वो आज़ाद रहने वाली होती है। और वो टॉम से नाराज़ होती है क्योंकि उसके पिता ने उसकी पूरी ज़िंदगी को हमेशा से कंट्रोल करके रखा है और आज तक उसने जो भी किया वो उसके पिता के दम पर किया होता है और वो इस चीज़ से कभी भी अपने पिता से आज़ाद नहीं होगी ऐसा समझ जाती है। जिसमें अपना हीरो जो हीरो बनने का डिसाइड करता है और वो अपनी स्मार्टनेस से टॉम को बंदी बना लेता है, जिसमें वहाँ पर उसका बॉडीगार्ड आता है और तब जो उसे भी मार देता है और फिर वो टॉम को मार देता है, जिसमें वो टॉम के अकाउंट से $20 लाख बॉडीगार्ड के अकाउंट में डालता है और वो बॉडीगार्ड की लाश को गाड़ देता है। और अब बॉडीगार्ड ने पैसों के लिए टॉम को मार दिया और फिर वो गायब हो गया। ये कहानी वो बाहर निकलने के लिए छोड़ देता है और फिर जो अब किसी को भी मारना नहीं चाहता और इसलिए वो ब्रिज के पास आता है और वहां से रीस को नीचे फेंक देता है और जो भी ऊपर से नीचे पानी में कूद पड़ता है।
दूसरी तरफ इथान और नाडिया साथ में होते हैं, जिसमें नाडिया इथान को पूरी चीज बताती है। और वो मैरियन से मिली थी तब उसने उसके साथ एक दूसरा प्लान भी बनाया था, जिसमें वो उसे ड्रग्स ओवरडोज से मरने का नाटक करने कहती है और फिर नाडिया उसे बचाने वाली होती है। और यही होने पर नाडिया ने मैरियन की लाश को जो के बेंच पर छोड़ने के बाद उसे केटामिन के इंजेक्शन देकर जिंदा कर लिया था, जिसमें अब मैरियन के मरने के बारे में सोचकर जो उसे छोड़ चुका होता है। दूसरी तरफ जो को पुलिस वालों ने बचा लिया होता है, जिसमें वो देखता है कि अब रईस भी वहां से गायब हो चुका होता है और कैट आकर जो से मिलती है, जिसमें वो जो के खुदकुशी करने से भड़की हुई होती है। और इस बार जो अपनी नई जिंदगी में कुछ भी गलत नहीं करना चाहता और वो कैट को बताता है कि उसने पहले कई सारे मर्डर्स किए हैं। और तब कैट बताती है कि उसे इस बारे में पता है, जिसमें टॉम के मरने के बारे में भी उसे पता होता है। साथ ही कैट को रईस को टॉम ने जो के हाथों मरवा दिया ये चीज भी पता होता है और उसने अपनी पावर से इस पूरे मामले को दबा दिया होता है। और जो को उसके साथ वो आगे बढ़ने कहती है और तब जो भी मान जाता है और वो अपनी पूरी जिंदगी की सच्ची कहानी कैट को बताना शुरू करता है। कुछ दिनों के बाद जो नाडिया को पकड़ लेता है, जिसमें वो जो के घर से उसके रईस पर नजर रखने वाले सबूत चुराकर भाग रही होती है और जो ने एडी को मार दिया होता है और वो उस पर रईस की मौत का इल्जाम को लगाकर नाडिया का मुंह भी बंद करवा देता है। दूसरी तरफ फॉय भी अमेरिका में गरीब बच्चों को पढ़ाती है और मैरियन भी अब आजाद होकर अपनी बेटी जूलियट के साथ जिंदगी गुजारती है और वो कैट और जो के शादी के बारे में भी पढ़ती है। और फिर जो और कैट का इंटरव्यू लिया जाता है, जिसमें कैट ने अपने पैसे और पावर से जॉय की पूरी जिंदगी की कहानी में उसे हीरो बनाकर दुनिया के सामने पेश किया होता है और जो अब अपने असली नाम से जीता है, जिसमें वो कैट के साथ खुश होता है और अब वो कैट के साथ आगे मिलकर दुनिया को बदलने के लिए तैयार होता है, ये जो बताता है। और इसी के साथ यू के सीजन 4 का यहीं पर खात्मा होता है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आपको यू सीरीज का सीजन 4 कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें। एम करते 1000 लाइक्स, लगे हाथों आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।